बताइए मुझे क्या क्या ड्रॉबैक्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सॉरी व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या ड्रॉबैक्स थे बताइए, और बोहर मॉडल में उसको कैसे सही किया गया। हम्म, बोलिए रादुल्ला मिराज। Can you repeat the question? आई एम सेइंग कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थी बोहर मॉडल में, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स इन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थी बताइए जरा। रदरफोर्ड मॉडल को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था। Sir, uh, sir, it fails to explain the stability of the atom. हाँ, कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के मतलब घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो इट विल टेक नो टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है सपोज कीजिए और वो रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इट विल टेक नो टाइम, इन नो टाइम इट विल गोइंग टू, वो स्पाइरल में जाएगा और स्पाइरल करते करते इट विल बी गोइंग टू कोलेप्स विद द न्यूक्लियस। गॉट इट, समझ आया। Yes, sir. ओके, हमना यू अंडरस्टूड। Yes, sir. ओके, चलिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये था ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल का। उसके Sir, बाद the one is, sir, यस टेल मी। sir, he didn't say anything about the electrons around the nucleus. He didn't say anything about the nucleus. He said about the nucleus. No, sir, sir, electrons around the nucleus. हाँ, उसने कहा था कि there is a positively charged nucleus and electrons revolve, according to Rutherford, electrons revolve around the nucleus in a well-defined orbit. But electron being charged particle will lose its energy and finally will collapse into the nucleus, जो कि हाई स्टेबिलिटी थी, जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब यही बात बोर ने भी कही, लेकिन बोर ने इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बोर ने ये तक बोला कि कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में अगर घूमता है तो वो घूमेगा, जाहिर सी बात है, तो उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक फोर्स, एक आउटवर्ड फोर्स भी लगती है ना, जब कोई चीज रोटेट करती है एक पर्टिकुलर्स में तो एक आउटवर्ड फोर्स लगती है। तो उसने बोला दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस बाय इज सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको काउंटर बैलेंस करती है। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फोर्स है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली फोर्स जो है वो एक काउंटर बैलेंस हो जाती है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। और जब कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर वाले ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, गेन्स एनर्जी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके अंदर वाले ऑर्बिट में जाता है तो हम बोलेंगे इट लूजेस एनर्जी। तो ये रेडिएट करेगा एनर्जी को, क्या करेगा बेटा, इट विल रेडिएट इट्स एनर्जी। इस केस में ये रेडिएट करेगा। समझ आया, समझ आया बेटा, Yes, sir. पक्का अच्छे समझ आया। ओके, अब बताइए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या नंबर होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। क्योंकि एक एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बराबर होते हैं, जैसे सोडियम में 11 protons are there and 11 electrons are there। ठीक, सो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन दैट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि
न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। जैसे सोडियम वो Na पॉजिटिव बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, Cl माइनस बन जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो क्या इनका एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा? एटॉमिक नंबर वही रहता है, इसका 17 है, इसका 20 है, इसका 11 है, तो that will be going to remain same, that is not going to change its their atomic number. So we can consider this that it is the number of proton. इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबल हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, नॉर्मल एटम में तो बराबर होते हैं, लेकिन आयंस में ये गड़बड़ हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा और कम हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन सेम रहते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो वो लूज नहीं करते, तो हम बोलेंगे कि वही एटॉमिक नंबर होता है। समझ आया? Yes, समझ sir. आया? एन एटम जो होता है वो हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एटम। एटम से ही मतलब पहले बहुत सारी कोशिश की गई थी एटम्स को अरेंज करने की, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन दी हायर क्लासेस। तो पहले ही हम लोग समझते थे कि एटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो शोन होती है उसके एटॉमिक मास से, यानी एटॉमिक मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। बट बाद में हमें पता चला कि एटॉमिक मास रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एटॉमिक नंबर रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं कि आइसोटोप्स के केस में, कि कार्बन 12 और कार्बन 6 एंड कार्बन 14 वाला हमारा, कार्बन 12 and कार्बन 14, they are going to have the same atomic number, that is 6, and they are going to have the same chemical properties. इनकी chemical properties भी same होती है, chemical properties are same। क्यों होती है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दे बोथ आर गोइंग टू हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेम होते हैं तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। समझ आया? तो हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। चेंजिंग द एटॉमिक नंबर मींस चेंजिंग द एटम। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो मतलब एटम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज नोटेड बाय Z से, हम लोग इसको डिनोट करते हैं। फॉर ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। समझ आया? इस बात में आपको Yes. कोई डाउट लगा? एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। समझ आया? Yes, sir. अच्छा, मैं बोलता हूं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि, अच्छा बताइए मुझे, क्या सोडियम आयन की केमिकल प्रॉपर्टी और सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? बोलिए। सोडियम मेटल की और सोडियम आयन की, ये सोडियम सॉलिड है एंड दिस इज सोडियम आयन, दे बोथ आर गोइंग टू हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका जवाब आप अभी नहीं दे सकते, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। मास नंबर क्या होता है बताइए जरा, मास नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स। बोलिए हामना, मिरादुल्ला, मिराज, क्या होता है बेटा मास नंबर? प्लीज टेल मी व्हाट इज मास नंबर? Sir, it is number of neutrons in the nucleus of an atom. It is the number of, So it is the sum of total. So it is the sum of total number of protons and neutrons. हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं, मास नंबर। ओके, अच्छा, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इट इज गिवन बाय np, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो किसी भी एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो इट इज गिवन बाय, जो भी हमारा फॉर्मूला होगा, सपोज कीजिए कोई एक एलिमेंट है और उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ई से कोई एक एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर नीचे होता है, हमेशा Z से नोट करते हैं, और उसका जो मास नंबर होता है जिसको A से नोट करते हैं वो ऊपर होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एटम की प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को प्रेजेंट करना है तो दिखा है, एल्यूमिनियम का ये जो है नीचे है ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, और ये जो है दिस इज द एटॉमिक मास। समझ आया? और ये जो है वो सिंबल है। समझ आया? अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, सपोज कीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास सोडियम का एटम है, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग सोडियम एटम। सोडियम का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Na,
और यहाँ पर लिखा हुआ 11 और ये लिखा हुआ है 23। तो अब मुझे बताइए कि इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए कितने होंगे, जरा मुझे बताइए। बोलिए बच्चों, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन सोडियम में बताइए। मैंने लिखा हुआ 11 इन 23, उसका मास है, तो बताइए कितने प्रोटॉन होंगे, बोलिए। टेल मी। बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 उतना ही प्रोटॉन होते हैं। तो बताइए अब इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो 11 और मतलब जाहिर सी बात है 11 प्रोटॉन मिल करके और Yes, x नंबर well. न्यूट्रॉन मिल करके 23 आया होगा। इसको आप माइनस कर दीजिए इसमें से, तो यू विल गेट 20, सॉरी यू विल गेट 12। समझ आया? Yes, sir. ओके पक्का? चलिए बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। बोलिए, सिंपल है ना। क्लोरीन 17 गिवन है आपको, ऊपर 35 गिवन है। तो आप बोल सकते हैं कि 17 Sir. इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। समझ आया? Yes, sir. ओके। अब अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बोर ने प्रिंसिपल दिया था बेटा कि इस तरह से हम लोग को एटम्स को जो है इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं हम लोग, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड शेल में अगर वो आउटर मोस्ट शेल नहीं है, अगर आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें भी मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल नहीं है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी इसके बाहर भी एक शेल होना चाहिए, तब इसके पास कैपेबिलिटी है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा आउटर मोस्ट शेल, सिर्फ पहले शेल को छोड़ करके, अगर पहला ही शेल आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन पहले शेल के बाद जितने भी शेल्स आउटर मोस्ट शेल होंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। समझ आया? और ये फॉर्मूला गिवन है 2n स्क्वायर से। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फिर आप 2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 2 इंटू 4 यू विल गेट 8। थर्ड शेल में 2 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 2 इंटू 9 यू विल गेट 18। 2 इंटू 4 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 2 इंटू 16 यू विल गेट 32। तो इस तरह से सो ऑन आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. लेकिन थर्ड शेल अगर आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फोर्थ शेल अगर आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इफ आउटर मोस्ट शेल, इफ इट इज आउटर मोस्ट शेल। समझ आया? समझ आया? चलो Yes, अभी हम sir. लोग समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको थोड़ा सा। हम लोग को जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, ठीक है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं।
किसी उस स्प्रेडशीट पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने माना, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 20 एलिमेंट के लिए करते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आर्गन, सॉरी नियॉन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, then aluminium, then silicon, then phosphorus, then oxygen, then chlorine, then potassium, then argon, 17, 18, sorry, argon रह गया यहाँ पर, argon, then potassium, and then finally calcium. ये first 20 elements हैं। तो ये पहला शेल हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट शेल हमारे पास दिस इज द के एल एम, के एल एम। तो पहला हाइड्रोजन तो उसमें 1, फिर पहले शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते, तो 2, हीलियम में 2, फिर 2,1, फर्स्ट शेल में 2,1, फिर 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आ गए 8। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा 281, then 282, then 283, then 284, 285, 286, 286, 287, 28 कितना आएगा बोलो? 288। उसके बाद 288, यहाँ पर 8 ही है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल नहीं। अगर मैं इसको 9 नहीं कर सकता, अगर मैं 9 थर्ड शेल की कैपेसिटी उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी 9 नहीं कर सकता क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। अगर मैंने इसको 9 किया तो ये आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और उसमें 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो इसलिए मुझे अगले शेल में जंप करना पड़ेगा। दैट वुड बी 1, 2881। उसके बाद 2882, इसी तरह से ये चलता जाएगा। फिर हम लोग आगे करेंगे तो फिर आएगा हमारे पास 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888। अब ये आउटर मोस्ट शेल हमारे पास 8 फुल हो चुका है, तो अब थर्ड शेल में भरना शुरू हो जाएगा क्योंकि थर्ड शेल की कैपेसिटी थी 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। तो अब आ जाएगा 2898, 2810, 8, 2811, 8, 2812, 8, इस तरह से सो ऑन, ये आगे तक 2818 तक जाएगा और 8। ठीक है, उसके बाद फिर से अगला शेल स्टार्ट हो जाएगा भरना, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल में तो 9 नहीं हो सकते हैं। तो फिर आएगा 2881, फिर उसके बाद ये आगे तक जाएगा 288, फिर ये इसमें दैट वुड बी द 288 तक जाएगा। फिर उसके बाद आगे अगला वाला होगा 2818, तो फुल हो चुका है, तो फिर इसके अंदर 9 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 9 और फिर 8, ये रहेगा अप टू 18 तक ये फुल होगा। 2, 8, 18, तो यहाँ तक तुम्हें इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है टॉप 20 एलिमेंट्स। तो फटाफट टॉप 20 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपी में लिखो। जल्दी से कॉपी कीजिए।
Done? When you done, please let me know. Copied? Sir, done. ओके, समझ आया तुम्हें ये कि किस तरह से? कहीं पर कोई डाउट समझ आया कि यहाँ पर 8 के बाद हम लोग 1 पर क्यों गए, इसमें क्यों नहीं आए? ये तो इसमें जब इसकी कैपेसिटी तो 18 होल्ड करने की है, तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लोग को नेक्स्ट शेल में जाना पड़ता है। समझ आया? गॉट इट? डू एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, चलो ये हमारे पास है कैल्शियम की। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से गिवन है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से गिवन है। बेरिलियम 4 2,2, लिथियम 3 2,1, तो वैलेंस। अच्छा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या फर्क है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में फर्क समझ लेते हैं पहले हम लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या फर्क होता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम बोलेंगे कि ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट वी कॉल देम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो ये जितने भी हैं हमारे पास, दीज ऑल, ये सारे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आया? समझ आया? चलो Yes, sir. आगे चलते हैं, हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स मतलब टॉप डिफरेंट, the atoms having the same atomic number but different atomic मतलब मास होगा, उनका हम लोग बोलेंगे कि वो आइसोटोप्स है। जैसे क्लोरीन के दो तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, क्लोरीन 35 पाया जाता है, क्लोरीन 35 पाया जाता है, और एक क्लोरीन 37 पाया जाता है। सो इसका मतलब होगा कि इसमें इसमें हमारे पास जो है वो 18 न्यूट्रॉन है और इसमें हमारे पास 20 न्यूट्रॉन है। समझ आया? समझ आया? तो इस वजह से इनका मास डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होगी। क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए होती है, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, because of same number of electron, because of same number of electrons, because क्यों? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। समझ आया? नाउ मूविंग टू द यूरेनियम। यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो यूरेनियम क्या है? एक आइसोटोप्स। व्हाट इज यूरेनियम? यूरेनियम इज एन आइसोटोप्स that is going to have uranium 235 हमारे पास उसके आइसोटोप्स। अलग अलग तरह से हमारे पास यूरेनियम होता है, ठीक है, और जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, उसके आइसोटोप्स को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को यूज किया जाता है कोबाल्ट का आइसोटोप, और इसी तरह से आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग तरह के आइसोटोप्स की जरूरत पड़ती है। समझ आया? अब ये आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स के एग्जांपल जैसे कार्बन 12,
एंड कार्बन 14, ये आइसोटोप्स हो गए। इसी तरह से क्लोरीन का एग्जांपल अभी दिया था 35, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, आइसोटोप्स का यूरेनियम का ये सब यूज किया जाते हैं इसमें। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो, सॉरी डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। अच्छा, आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी तरह से हम इसी वजह से हमें पता चलता है कि एटॉमिक नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। इसीलिए ये कि आप कैल्शियम का और आर्गन एक इनर्ट गैस है, कैल्शियम एक मेटल है, दोनों का एटॉमिक मास 40 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। एक कैल्शियम इज गोइंग टू हैव 20 एटॉमिक नंबर, आर्गन इज गोइंग टू हैव 18 एटॉमिक नंबर, सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू हैव दिस वन। समझ आया? समझ आया आपको? इन द सिमिलर वे सोडियम एंड मैग्नीशियम, sodium is going to have 24 atomic mass, 23 24 isotopes होता है, and magnesium is also going to have, ठीक है। सो इस तरह से कार्बन का 14 वाला भी होता है, और हमारे पास नाइट्रोजन का भी 14, नाइट्रोजन भी is also going to have the 14 mass. So atomic number of nitrogen is 7 and that is going to have 14 mass. So they are still isotopes, sorry isobars हैं, ये भी isobars हैं, but they have different chemical properties. समझ आया? समझ आया क्यों होते हैं आइसोबार्स के डिफरेंट एटॉमिक मास? गॉट इट? अच्छा, एक होता है वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी? होती है कि वैलेंसी में फर्क समझते हैं जरा हम लोग। वैलेंसी होती है वैलेंसी वैलेंसी होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gain, lose or share by atom in order to attain stable electronic configuration to the nearest noble gas। नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर, मतलब कि अगर हम बोलते हैं सपोज कीजिए हाइड्रोजन के लिए नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, लिथियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, ठीक है, बेरिलियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम। उसके बाद अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो उसके लिए नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन, सोडियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन, फ्लोरीन के लिए नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन, ठीक है। उस तरह से मैग्नीशियम के लिए नियॉन, ठीक है। उस तरह से तो अलग अलग एलिमेंट्स हम बात करेंगे कि एल्यूमिनियम के लिए भी नियॉन है, कैल्शियम के लिए है आर्गन, पोटेशियम के लिए आर्गन, ठीक है, क्लोरीन के लिए आर्गन, सबके लिए इनके लिए आर्गन है। तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 288, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8, मैग्नीशियम की और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। होता तो एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। बेरिलियम में 2,2 होती है, एटॉमिक नंबर 4। कार्बन में 2,4 होती है, सोडियम में 281 होती है, ठीक है। सो अभी ये क्या करेगा, इसको लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना लूज कर देगा इन ऑर्डर टू गेट द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कार्बन को नियॉन के पास जाने के लिए शेयरिंग करता है, ये हीलियम के पास भी जा सकता है लेकिन उतनी पावर नहीं होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो स्टार्ट शेयरिंग। तो ये कहाँ पर जाता है, नियॉन के लिए। तो इसकी वैलेंसी, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होगी, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,7, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कई बार कोई गेन करता है, कोई लूज करता है और कोई शेयर करता है। जैसे कार्बन शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, ना ही तो वो गेन करेगा ना ही लूज। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह से 2, 8
281 is the electronic configuration for potassium. ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा in order to achieve this 288 electronic configuration. ये 287 है क्लोरीन, 287 क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैल्शियम 2882, 287, ठीक है 2882, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. सो नियरेस्ट नॉर्मल गैस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करे या लूज करे या शेयर करे, उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं. समझ आया? समझ आया? The number of electron gain, lose or share by an atom in order to attain the stable electronic configuration to the nearest noble gas. जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस की बात करते हैं, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 285, तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन 288. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 5 को लूज नहीं कर सकता, तो ये 3 को गेन करेगा. इसी तरह से सिलिकॉन 284, ये 288 भी पर भी आ सकता है, 288 पर भी आ सकता है और 28 पर भी आ सकता है, तो इसलिए 4 पर ये शेयर करता है. 4 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो ये शेयर करेगा, तो 4 अगर है तो मिड पॉइंट है बीच में, तो वो शेयर करता है. तो समझ आया वैलेंसी क्या होती है? बोलिए जरा फटाफट से. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलेंसी? बोलिए. So valence is the combining capacity of an element. हाँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो, कितने एलिमेंट के साथ वो कंबाइन कर रहा है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि उसी के हिसाब से कंबाइनिंग करेगा ना. अगर इसको 3 चाहिए होंगे, सपोज की जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो 5 होते हैं, तो उसको भी 8 पूरा करने के लिए 3 से बॉन्ड बना सकता है, 3 हाइड्रोजन के एटम से. तो इस तरह से हाइड्रोजन का भी एक शेयरिंग करके ये 2 पूरे हो जाएंगे और इसके भी पूरे 8 हो जाएंगे इस तरह से. सो नाइट्रोजन हैज शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, सो 3 के साथ इसने बॉन्डिंग की है, तो इसलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 की होगी. सो हम बोलेंगे कि वो इसकी वैलेंसी होगी. समझ आया? समझ आया? Yes, sir. ओके, NH3 में आपको समझ में आ गया. ओके, चलिए. चलिए वेरी शॉर्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन व्हिच इज गोइंग टू हैव द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 7 है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी बताइए जरा. बोलिए कितनी वैलेंसी होगी बेटा? 3 तो होगी ना नाइट्रोजन की. 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इट विल रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन टू. ओके, चलिए बताइए. नेम, व्हाट इज द नेम गिवन टू द पेयर ऑफ एटम्स सच दैट इस इन 2 एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए. सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास है. बोलिए. Isobars. आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ओके, 3 सबएटॉमिक पार्टिकल इन एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? The electron, proton, neutron. Okay, the negatively charged particle present in an atom for all the elements. Say electrons. Which part of an atom was discovered by Rutherford alpha particle scattering experiment? Which part of atom was discovered by Rutherford alpha particle scattering experiment? So protons. Nucleus. Okay. उसके बाद बताइए. Why is atoms
why is an atom neutral in spite of presence of charged particle present in it? बताइए. समझ आया? बोलिए. In spite, because there is equal number of electrons, negatively charged particle, and proton, positively charged particle, are present in an atom. That's why the opposite and positive and negative charge cancel out each other. The plus and negative minus charge cancel out each other, and resulting in neutral atoms. Okay, समझ आया? How does a proton Yes, differ sir. from proton? बता दोगे? प्रोटॉन का चार्ज तो इक्वल होता है, लेकिन मास डिफरेंट होता है. मास ऑफ प्रोटॉन होता है, mass of proton is 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kilograms, and that of electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kilograms. Okay, so that is of electron and that is of proton. So what, write the distribution of electrons in an atom's whose atomic number is at 18. जिसका atomic number 18 होगा. What is the special about the outermost shell? जिसका ये है कि 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये इसको कोई भी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी, वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि इसको कोई एटम नहीं, मतलब आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि समझ आया कि आउटर इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगी, किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड. फोर्थ में आइए. An element has atomic number 7. What is the valency of the element? And also name the element. बताइए. atomic number 7 है, तो वैलेंसी क्या होगी? तो atomic number 7 का मतलब हुआ 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी हो गई है आपकी 3. और बेटा हम बोलेंगे इसमें कि एटम का नाम क्या होगा? नाइट्रोजन. एटॉमिक नंबर 7 मतलब नाइट्रोजन. समझ आया? डिफरेंट बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स बता दोगे? एक तो ये केस में टॉप मतलब मास डिफरेंट होता है, सेम एटॉमिक नंबर. इसमें उल्टा होता है, सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है. इनमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. समझ आया? इसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. समझ आया? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पता चल जाएगा. वैलेंसी होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर बाय एन एटम इन ऑर्डर टू अटेन द stable electronic configuration to the nearest normal gas, and valence electrons are the number of electrons that are present in the outermost shell of an atom. Okay, समझ आया? समझ आया? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बाकी आगे अगले क्लास में हम लोग इससे क्वेश्चन से डील करेंगे. तो आज के लिए इतने रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे.